आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मित्रों, सज्जनों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं AMB अलिफ मीम बा इंफोटेनमेंट और मैं हूं आपका होस्ट नदीम हैदर। आज फिर आपके सामने हाजिर हूं। एक बहुत अहम मसला है। वज़ीर आज़म साहब एक दफ़ा फिर स्पेशल इकनॉमिक ज़ोन की मीटिंग ज़ाला सतही इजलास था, उसमें उन्होंने कहा कि बैरून मुल्क सरमायाकार पाकिस्तान के अंदर आए और उसी से जो है क्या है हमारी किस्मत बदली जा सकती है। अब एक बहुत अच्छी ख्वाहिश है और कोशिश भी की जा रही है कि बैरून मुल्क सरमायाकारों को अट्रैक्ट किया जाए कि वो पाकिस्तान में आकर सरमायाकारी करें। लेकिन देखना ये होगा कि क्या इस ख्वाहिश को अमली जामा पहनाया जा सकता है। क्या इस वक्त पाकिस्तान के अंदर वो हालात हैं, क्या हम वो फैसिलिटीज़ सरमायाकार को वो तमाम मौक़े यहाँ पर देने के लिए तैयार हैं, वो तमाम सहूलियात मौजूद हैं जिन्हें अट्रैक्ट होकर कोई भी बाहर से अपना सरमाया लेकर पाकिस्तान में आएगा और वो यहाँ आकर सरमायाकारी करेगा। और जो जहाँ तक ये सोच है, इस सोच में कोई शक नहीं है कि इसके बगैर कोई भी दुनिया का मुल्क उस वक्त तक तरक्की नहीं करता कि जब तक बैरूनी सरमाया उसके मुल्क के अंदर ना लगे। कुछ ऐसे ममालिक भी हैं जहाँ पर बैरूनी सरमाया इतना नहीं लगा, जैसे कि हम मिसाल ले लेते हैं चाइना की। तो चाइना एक एक्सेप्शनल केस है, लेकिन उसके साथ साथ जो तरक्की पजीर ममालिक होते हैं उनके लिए ज़रूरी होता है कि कोई बाहर से आकर सरमायाकारी करे। अब चाइना क्या कर रहा है कि हर चीज़ वो तो कर रहा है, खुद प्रोड्यूस कर रहा है, उसके पास इतने रिसोर्सेज हैं कि वो किसी का मोहताज नहीं है और उसकी इकॉनमी भी देखें आप क्या है, दिन ब दिन ऊपर से ऊपर जा रही है। तो इसके लिए जो एग्जाम्पल हमें लेनी पड़ेगी, तो अगर वर्ल्ड में से आपके सामने मैं एग्जाम्पल रखूं तो वो जर्मनी की है। अब जर्मनी पे पहले भी एक वीडियो में मैंने तस्करा किया और तफसीलन बताया कि किस तरीके से उनकी इकॉनमी ऊपर गई। तो उन्होंने पहले तो ये चीज़ ध्यान में रखी है कि वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद जर्मनी को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया गया था, वेस्ट और ईस्ट। तो जो वेस्ट जर्मनी वाले थे वो एक कॉन्सेप्ट लेके आए, वो था द सोशल फ्री मार्केट। उसके अंदर क्या है, ये कॉन्सेप्ट क्या है कि जब अगर आप इकॉनमी की बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि दुनिया के अंदर कौन कौन से निज़ाम चल रहे हैं। तो इसके अंदर कौन सा आ जाता है, कैपिटलिज्म आ जाती है यानी सरमायादाराना निज़ाम, सोशलिज्म आ जाती है, कम्युनिज्म आ जाती है। अब कम्युनिज्म में क्या है कि हर चीज़ किसके पास है, स्टेट के पास है और हर एक को बराबर हिस्सा दिया जाएगा। सोशलिज्म में क्या होता है, मुख्तसर बताऊंगा कि हर एक को उसकी काविश के मुताबिक हिस्सा दे दिया जाएगा। अब कैपिटलिज्म में ये होता है कि ये सरमाया चंद हाथों में होता है और वो ही डिसाइड करते हैं कि किसका कितना वेज बनता है, किसको क्या दिया जाए, पीएम की सैलरी क्या होगी, कलर की क्या होगी, और जो एग्जेक्टिव बैठा पोस्ट पे जो शख्स वहाँ पर बैठे हुए हैं उनकी तनख्वाह क्या होगी। लेकिन वो एक कॉन्सेप्ट लेकर ये आया है जर्मन्स कि उन्होंने कहा ठीक है, ये सोशल फ्री मार्केट है, कैपिटलिस्ट जो यहाँ पर आना चाहता है आए, लेकिन उसको क्या ख्याल करना होगा कि सिर्फ जो सोशल वैल्यूज़ हैं वो उस पर गवर्नमेंट जो है नज़र रखेगी, वहाँ पर सरमायाकारी करे। तो सरमायाकारी बाहर से लाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये है कि आपको वहाँ पर वो इन्वायरमेंट देना है और इन्वायरमेंट देने के साथ साथ आपको इस बात को यकीन बनाना है कि ये कंट्री ना सिर्फ सरमाया कारी के लिए सेफ़ है, बल्कि बहुत बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर आ रहे हैं, सरमायाकारी कर रहे हैं। और सबसे बढ़कर जब तक रूल ऑफ लॉ नहीं होगा तब तक शायद ये एक ख्वाब ही रहे और इसी के साथ ही हमारी जो है तकदीर बदलनी है। तो लिहाजा हम चाहते हैं कि जल्द अज जल्द ये जो ख्वाब है ये शर्मिंदा ताबीर हो। तो ये आपने एक जो है मैंने आपके सामने एग्जांपल रखी है, तो आप पढ़ें इसको, जाकर देखें कि जर्मनी का जो इकोनॉमिक रिवाइवल था वो कैसे हुआ। अच्छा, एक चीज़ तो ये आ गई कि बैरून मुल्क सरमायाकारी पाकिस्तान में आ जाए तो हालात बेहतर हो जाएंगे। तो उसके साथ साथ एक और ख़बर भी हमारे सामने आई कि निशात ग्रुप के मालिक, निशात ग्रुप, अब आप जाके थोड़ा सा
اس کو گوگل میں سرچ کریں تو نشاط کے اندر کتنے کتنے بڑے ہوٹل اور اس کے علاوہ جو ہے فیکٹریز آتی ہیں، اور یہ پاکستان کے ٹاپ جو ریچسٹ امیر ترین فیملیز ہیں ان کے اندر میاں منشا صاحب کا نام آتا ہے۔ تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ پاکستان کو یہ چاہیے کہ انڈیا سے تعلقات بہتر کر لے۔ اب یہ تاجر کی ایک سٹیٹمنٹ ہے، اس تاجر کی سٹیٹمنٹ میں ٹھیک ہے آپ تنقید بھی دیکھیں لیکن دونوں پہلو دیکھ لیں۔ اس کے اندر دیکھیں، آپ جب تک اپنے پڑوسی ممالک کے ساتھ حالات کو بہتر نہیں کرتے تو مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ ملک اس طریقے سے ترقی کرے۔ کیوں؟ کیا جرمنی نے تمام اپنے ارد گرد کے جتنے کنٹریز تھے ان پہ اٹیک نہیں کیا تھا بھائی، لیکن کیا ہے اب وہ انہی کے ساتھ ٹریڈ کر رہا ہے۔ اور اگر یہی جہاں پہ لوگ اس کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں کہ نہیں یہ بالکل نہیں ہونی چاہیے، تو اب اس پر ایک پالیسی ہونی چاہیے کہ کیا ہم نے ان کے ساتھ تجارت کرنی ہے یا نہیں کرنی، کیونکہ یہ چیز زیادہ نقصان دہ ہے کہ کبھی تجارت کھول دی جاتی ہے پھر اس کے بعد تجارت بند کر دی جاتی ہے، تو یہ بیچارہ تاجر بیچ میں پھنس جاتا ہے جس نے سرمایہ لگایا ہوا ہے۔ اگر ہم یہ دیکھیں کہ پڑوسی جتنے بھی ممالک ہیں، جیسے کہ اس حکومت کی بھی یہ ترجیحات میں شامل ہے، اور منشا صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ ہمیں معلوم ہے کہ بیک گراؤنڈ میں جو ہے معاہدے بھی ہو رہے ہیں، سارا کچھ ہو رہا ہے اور کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ ٹریڈ کو بحال کیا جائے اور یہ دونوں ممالک کے لیے بہتر ہوگا۔ تو بہت سارے لوگ یہاں پر ایک تنقید کا نشانہ بناتے ہیں کہ اگر انڈیا کے ساتھ آپ نے ٹریڈ کو بحال کر دیا تو اس کے ساتھ ہوگا یہ کہ پاکستان کو کم فائدہ ہوگا اور انڈیا کو زیادہ فائدہ ہو جائے گا۔ کیوں؟ انڈیا ہمارے سے بڑا ملک ہے۔ ٹھیک ہے، اگر یہی فارمولہ آپ کا سامنے رکھ کر فیصلہ کیا جائے تو پھر چائنا کو تو اور انڈیا کو آپس میں ٹریڈ ہی نہیں کرنی چاہیے۔ کیوں؟ ایک دوسرے کے اسی طرح دشمن ہیں اور ہر محاذ پہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے ان کی فوجیں کھڑی ہوئی ہیں، اور لیکن جب میں نے کہا کہ جیسے ہی کوئی ایسا مسئلہ آنا شروع ہوتا ہے، تجارت کی بات ہوتی ہے یا کوئی اس طرح کی کوئی بڑا ایونٹ آ رہا ہوتا ہے تو فوجیں کیا ہے تھوڑا تھوڑا فاصلے پر ہو جاتی ہے۔ اب یہ 2021 کا دی ہندو کیا ہے، بہت بڑی میڈیا آرگنائزیشن ہے اور نیوز پیپر ہے ہندوستان کا، وہ ایک سٹوری چھاپتا ہے کہ 2021 میں جو تجارت کا حجم رہا چائنا کے ساتھ انڈیا کا، وہ 125.6 بلین، بہت بڑی رقم ہے، بہت بڑی رقم، کہ اتنا زیادہ ٹریڈ دونوں ملکوں نے آپس میں کیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ دی ہندو ہی فگر دے رہا ہے کہ اس کے اندر 97.5 بلین چائنا سے مصنوعات جو ہے ہندوستان کے اندر آئی۔ تو اس کا مقصد یہ ہوا کہ یہ دو طرفہ جو تجارت ہوئی اس میں جو زیادہ بینیفٹ اٹھایا یہ تقریباً 97.5% اور 125.6 اس کی اگر آپ کمپیریزن کر لیں تو راؤنڈ اباؤٹ 80% جو بینیفٹ اٹھانے والا جو ملک تھا بظاہر وہ کون ہے؟ چائنا ہے۔ یعنی کم فائدہ، کم چیزیں امپورٹ ہو رہی ہیں، امپورٹ زیادہ ہو رہی ہیں انڈیا کے اندر، اور انڈیا کی ایکسپورٹ چائنا کے اندر کم ہے، لیکن اس کے باوجود وہ تجارت کو بند نہیں کر رہے۔ اب بظاہر تو آپ کو لگ رہا ہوگا کہ یہ بھائی نہیں، یہ تو انڈیا اپنا نقصان کر رہا ہے۔ دیکھیں جی، تھوڑا سا اکنامکس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بظاہر بے شک آپ کو لگے یہ نقصان ہے، لیکن یہ نقصان نہیں ہوتا۔ ایک طرف جہاں پر چائنا کو فائدہ ہو رہا ہے وہاں پر کمپیریٹیولی اگر یہی پروڈکٹس انڈیا کسی اور کنٹری سے منگوائے، یا جس طرح پاکستان کے اندر ہو رہا ہے کہ دبئی کے راستے، دبئی پر شوکت ترین صاحب نے خاصی جو ہے پوائنٹ آؤٹ تو کر دیا کہ تھرو پروڈکٹس آ رہی ہیں، یا انڈیا اب چائنا سے دشمنی کر کے تجارت کو بالکل بند کر دے، اور کیا روٹ اپنائے؟ وہی جو پاکستان میں بعض تاجروں نے اپنایا ہوا ہے کہ کیا پہلے دبئی لے آؤ، دبئی سے یہاں لے آؤ، پھر اگر آپ کاسٹ کیلکولیٹ کریں گے تو آپ کہیں گے نہیں، جہاں پر چائنا نے فائدہ اٹھایا 2021 کے اندر، اس کے ساتھ ساتھ انڈیا نے بھی بہت زیادہ اپنا سرمایہ سیف کیا۔ تو یہ صورتحال ہمارے سامنے ہوتی ہے، اور اس کو تمام فیکٹرز کو مد نظر رکھنے کے بعد ہی کسی نتیجے پر
पहुँचते हैं कि आया कि पड़ोसी ममालिक के साथ साथ जो ताल्लुकात हैं वो बेहतर होने चाहिए, उनके साथ तिजारत जारी रहनी चाहिए या नहीं रहनी चाहिए। अगर आप पूरी दुनिया का कंपैरिजन कर लें, क्वालिटेटिव बात करें, मैंने हमेशा बात की कि क्वांटिटिव नहीं, मिकदारी नहीं होनी चाहिए, क्वालिटेटिव बात होनी चाहिए। अगर क्वालिटेटिव बात करें तो क्या आपको देखने में यही मिलेगा, आप तमाम फैक्ट्स एंड फिगर सामने रख लें, ये देख लें कि राइवल एक दूसरे के दुश्मन कंट्रीज है, लेकिन उसके बावजूद क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ वो अपनी तिजारत को जारी रखते हैं। तो मेरी आप लोगों से यही कुछ गुजारिश है कि बतौर सहाफ़ी जब नसीरुद्दीन शाह ये पाकिस्तान आते थे या कोई और सिद्धू साहब आ जाते तो क्या पूरा मीडिया पहुंच जाता था। हमने खुद जाकर नसीरुद्दीन शाह साहब का कई दफ़ा इस्तकबाल किया। तो जब आर्टिस्ट आ रहे हैं, यात्री आ रहे हैं और दीगर मामलात आपके चल रहे हैं, तो फिर ये सिर्फ तिजारत पर ही डेडलॉक क्यों है? ये मेरा सवाल नहीं है, ये ताजिर का सवाल है। ताजिर क्या कहता है, आज मेरी कल एक बहुत बड़े बिजनेसमैन से आज ही बात हो रही थी, तो जब मैंने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि भाई हम आपको वाज़ेह कर दें, और वो किस बिरादरी से हैं, बहुत बड़ी आप कह रहे हैं कि ख्वाजा बिरादरी है, और ये मेमन होते हैं, ये ख्वाजे होते हैं, दो ही पाकिस्तान के अंदर जो है कारोबारी हजरात हैं। उन्होंने कहा कि नहीं यार, ये थोड़ा सा हम ये समझते हैं कि ये फौरी तौर पर तिजारत जो है बहाल होनी चाहिए, इसके अंदर दोनों ममालिक का फ़ायदा होगा, और हम जैसे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं जो इस वक्त मैं अभी नाम भी नहीं लेता किस कंट्री में वो मौजूद हैं, तो वो कहते हैं कि हम जैसे लोग भी यही ख्वाहिश करेंगे कि हम आएँ और सरमायाकारी करें। जब पड़ोसियों के साथ ताल्लुकात बेहतर होंगे तो ये अंडरस्टूड बात है कि हमारा मुल्क दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करेगा। और मैं आपको बताता चलूँ कि जहाँ पर दीगर ख़बरों ने हलचल मचाई हुई है, तो ये जो तिजारती ख़बरें होती थी वो सिर्फ 5 मिनट की नहीं है। इसके ऊपर फोकस होना चाहिए, इसके ऊपर बात होनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि इसके बगैर हमारे मुल्क में ना अमन कायम हो सकता, ना हम अगर इस पर फोकस नहीं करेंगे तरक्की ही नहीं कर सकते। और यही बुनियाद बनती है जंगों की, और यही बुनियाद बनती है अमन की। तो इसके साथ साथ हमारी दुआ है कि वज़ीर आज़म साहब जो चाह रहे हैं बैरून मुल्क सरमायाकारी आए, तो ये जल्द से जल्द आए, लेकिन उसके लिए ऐसा माहौल पैदा करें कि जो सरमायादार है वो अट्रैक्ट हो। करप्शन का खात्मा करना पड़ेगा, रूल ऑफ लॉ कायम करना पड़ेगा। उसके बगैर बाहर जो बैठा हुआ है जिसने पैसा लगाना है वो शायद हमसे कहीं ज़्यादा समझदार होता है। तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो काइंडली इसको शेयर कर लें, और अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। और इसको साथ साथ जो है कोई भी क्वेश्चन हो, मैं आपसे हमेशा कहता हूँ कमेंट्स में वो मुझसे लाजमी पूछें। थैंक यू वेरी मच।